हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। ताजिर रहनुमा को मरियम नवाज की तारीफें महंगी पड़ गईं। बिलावल भुट्टो ने धमकी दे दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सर्द जंग का दोबारा आगाज। बिलावल ने तोपों का रुख शहबाज सरकार की जानिब मोड़ दिया। ताजरों को माजी में भत्ते के ताने भी दिए। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने दोबारा सिविल नाफरमानी की अपील कर दी। तरसीलात ज़र रोकने की अपीलें। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात ना होने के पीछे आखिर वजह क्या है, इस पर तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बेकदरी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी दिल बर्दाश्ता, सेनेट सदारत छोड़ दी। ऐवान से गैर हाजिर यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना होने पर नाराज हैं या वजह कोई और। 1990 से लेकर अब तक कितने सियासतदानों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में महाजर आई, मामलात मजीद बिगड़ गए। 6 रुकनी आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के हुक्मनामे को कलअदम करार दे दिया। आगे क्या होगा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि आज आखिरी दिन था चौथे राउंड का। 28 है, यही तारीख दी गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब। जी न्याजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आपको आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक है, आपकी आवाज़ एक्चुअली बहुत कम आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ बढ़ाएं ताकि हम भी आपको क्लियरली सुन सकें। न्याजी साहब, वैसे तो जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ मुज़ाकरात से ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि अभी बड़ी इंटरेस्टिंग जो हैं वो खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के फ़ौरन बाद एक और अहम आला सतह पे मुलाकात हुई और इशारा जो है वो इसी तरफ है कि पीटीआई की क़यादत की इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक और सेकंड जो है वो मुलाकात हुई है। और उससे अभी रिसेंटली ही रऊफ हसन साहब का मैं देख रही थी ट्विटर पे क्लिप कि उन्होंने बड़ी जो है वो उम्मीद जाहिर की है इस चीज़ से। तो ये तमाम मामला जो है वो इसी तरफ जा रहा था। इसीलिए हम देख रहे हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट मुज़ाकरात हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। देखिए जी, मुझे तो जैसे आपके पुराने पहले भी आवाज मेरी वापस आ रही है मुझे। मैं तो पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका था 26वीं आईनी तरमीम के दौरान कि ये कामयाब हो जाएगी और ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड का जो निज़ाम है वो खुद ब खुद जो आप देखेंगे कि इसका बिल आखिर तरमीम के ऊपर कहते हैं ना कि तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तो ये सारे के सारे बाजमात हो जाएंगे। और जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर मैं समझता हूँ कि इमरान खान, तहरीक इंसाफ, फजल रहमान साहब सारे यकसू थे, मुस्लिम नून, हुकूमत, पीपल्स पार्टी। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ फर्क था इन सारों में, एक दूसरे बढ़ चढ़ के उसके ऊपर इकट्ठे थे। बाकी रोल मुख्तलिफ होता है कि आप लोग वोट नहीं देंगे मिलाकर या हम नहीं देंगे, इससे जो है पूरा का पूरा निज़ाम जो है एम्बेरसमेंट ज़्यादा होगी, कामयाबी कम होगी। मैं नहीं जो इस वक्त मुज़ाकरात हैं इसके अंदर मुझे ये नहीं पता ये ऊंट किस कवर बैठेगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि मुज़ाकरात बिल आखिर एक इनके अंदर कंसेंसस हो जाएगा। आया अगले 2 हफ्ते लगते हैं या 2 महीने लगते हैं या 1.5 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, इसके अंदर सिर्फ ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक अपना चेक लिस्ट दे दी होगी कि भाई ये शराइत है, इसके ऊपर अगर इमरान खान को साहब को रिलीफ चाहिए तो इन्हीं पाबंदियों में ये इसी चेक लिस्ट के अंदर वो अपने लिए आज़ादी ढूंढ लें, और जिससे भी आज़ादी कहेंगे या उसका एक ये कह लें कि जी बनी गाला के अंदर या किसी और जगह पे उनको सेहत अफजा मकाम पे रख के और वहाँ पे उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में या जेल में रखा जाएगा और क्या कुछ उनके पास होगा। और अमलन इमरान खान साहब क्या क्या एग्री करेंगे। पॉसिबिलिटी ये है कि इतने पे इत्तेफा हो जाए कि वो सियासत में बिल्कुल दखल नहीं देंगे और तरीके साहब को आज़ाद कर देंगे। उनको कुछ क्राइम भी नजर आते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने केपी के अंदर अब एक रिलेटिवली एक ऐसे बंदे को जुनैद अकबर साहब को दे दी है जो एस्टेब्लिशमेंट के असर सूख में उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से अली मीन गंडापुर साहब या उनके गौर अली खान साहब इस तरह कॉम्प्रोमाइज है। हो सकता है बाद में किसी मौके पे हो सकता है, ये मेरी बिल्कुल एक तजियाती चीज है कि गौर अली खान को भी तब्दील करके इमरान खान साहब, तहरीक साहब को बिल्कुल अपने ऊपर आजाद छोड़ दें और उसमें अमल दखल छोड़ दें और खुद जो है उनको बनी गाला के अंदर
वो अल्लाह मियाँ की याद ही करते रहें और सियासत से थोड़ी देर के लिए कनाकश हो जाए। ये इम्कान भी है कि तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के साथ मिला के और फिर एक नया सेटअप आ जाए ताकि तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार के अंदर भी लिया जाए और इक़्तिदार से बाहर भी रखा जाए। तो ये वो सारी मुमकिनात हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन अमलन मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, शायद देर सवेर हो जाए। न्याजी साहब, आपने जिक्र किया ये केपी में जो तब्दीलियां की खान साहब ने, उस हवाले से, और अली अमीन का आपने खासकर जिक्र किया, क्या वजह यही है कि जो उनके राब्ते हैं एस्टैब्लिशमेंट से या क्लोजनेस है वो वजह है, या फिर बुशरा बीबी की नाराजगी वजह है, या फिर वाकई गवर्नेंस इशू है? तीनों में से क्या आपके ख्याल में वजह बनी है? देखिए जी, मैं नाराजगियों को तो ज़्यादा एवेल्यूएट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर पता नहीं वो नाराजगी क्या आया ऑप्टिक्स हैं, आया उनको कुछ तासुर देना है, हकीकी हैं या एक तस्वुराती हैं, या एक लोगों के अंदर एक सामने लेके आया जो है ना उनको एक चीज़ रखने की कोई सही है। मुझे इतना पता है कि अली अमीन गंडापुर को जब वज़ारत आला दी गई थी तो इसमें दो राय नहीं थी। खान साहब जो थे वो पूरे यकसू थे कि ये वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट से उनका मामला करा देंगे और ये किसी न किसी तरीके से मुज़ाकरात करेंगे और मुझे कोई ना कोई रिलीफ दे देंगे। और मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहूँगा देखो, मैंने आपके बंदे जो है उनको मैंने सारे ओहदे दे दिए हैं, चाहे नेशनल असम्बली के अंदर है जो कुछ हमारे पास है, चाहे प्रोविंशियल असम्बली में है। अब ये वकास अकरम साहब जो थे वो किसको नहीं पता कि वकास लीग में थे तमतराक के साथ, किसको नहीं पता कि वो 4 महीने पहले तक जो है इलेक्शनों से वो तहरीक इंसाफ के बिल्कुल एक सीना फुला के मुखालिफ थे। ये सारी बातें सामने थी। फिर उनको जब आपने इलेक्शन के फौरन बाद पलक छपकते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का नाम प्रपोज किया तो मतलब यही था कि जी वो जो नाबगा रोजगार जितने लोग थे जो एस्टेब्लिशमेंट के आंखों में जचते थे या उनकी आंखों की ठंडक थे या कॉम्प्रोमाइज जिसको आम अल्फाज में कहा जाता है या कंप्लायंट थे जी, वो सारे के सारे इमरान खान साहब ने उमर अयूब से लेकर, जो मेरी नजर में जो है मेरा अपना ख्याल है। अब आ जाए कि जब जो अली अमीन गंडापुर साहब है वो मैनेज नहीं कर सके, वो ये उधर वो चाहते थे कि किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लेके चले और तरीके साहब के वर्कर्स को भी साथ लेके चले। लेकिन मैं उसमें हमेशा मेरा तो अपनी नपीतुल राय थी कि जितने आउटिंग हुई है तहरीक इंसाफ की स्टीम निकालने के लिए हुई है, तहरीक इंसाफ को हल्कान करने के लिए हुई है, उनकी सियासत को जो मार्जिनलाइज करने के लिए हुई है, और हर उसके अंदर अली अमीन गंडापुर जो है वो एक्सपोज होगा और वो जो उसका वो मैनेज नहीं कर पाएगा। चुनांचे जब आखिरी दफा, मैं 24 नवंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 26 नवंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे पहले जो आई है एक दो और 3 हफ्ते पहले जिसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो एक पूरा लगा हुआ है कि जी वो कई जिले फलांगते हुए पेशावर पहुंच गए थे, तो उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने खासी तरीके साहब के लिए एक एम्बैरेसमेंट ली। आल्दो उसको उनके सोशल मीडिया ने आड़े हाथों लिया, लेकिन उस तरह नहीं लिया जिस तरीके से जो है एक सोशल मीडिया फिल पड़ता है या तहरीक इंसाफ के अंदर एक क्योटिक सिचुएशन हो जाती है, किसी तरीके से किसी तौर कोई खुफिया काम किया उनको उस तरह पट्टी पड़ गई। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो थे, अब वो जो उनसे हासिल करना था या नहीं करना था, दे सके या नहीं दे सके, वो खर्च हो चुके थे। अगर वो अपनी अब वजारत आला की पोजीशन जो है वो भी बचा जाए, क्योंकि अगर ना मुज़ाकरात का नाकाम हो गए या ना चल पाए तो इमरान खान साहब जो है आखिरी हुरा यही करेंगे कि एक और जब लड़ाई अंदर से शुरू करेंगे जेल से, वो अली अमीन गंडापुर साहब को शायद वज़ारत आला से भी हटा दें। लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि इसका कोई ज्यादा इम्कान है, वो इसको चलाते रहेंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट के पास पोजीशन रहने देंगे। अब पार्टी जो है उन्होंने अभी अपने बंदे को दिया है, एस्टेब्लिशमेंट को ये बताना है कि जी मैं पार्टी जो है उसको अपने तौर पे अब चलाऊंगा। हो सकता है गौर अली खान भी किसी मौके पे इमरान खान का उसको भी तब्दील कर। ठीक जी जी न्याज साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा तफसील से इस बड़े कम्प्लेक्स मसले को आपने इसको ये अगेन एक्सप्लेन किया। इसको एक और साइड से भी अगर हम देखें
क्यों आपको लगता है कि बड़े अरसे बाद एक जो चीफ मिनिस्टर आए हैं कि पेशावर में या KPK में, वो इस सूबे के साउथ से आए हैं, मतलब साउदर्न जो इजला हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मेरी मेमोरी ठीक अगर मुझे सर्व कर रही है, तो लास्ट जो चीफ मिनिस्टर थे शायद मौलाना फजल रहमान साहब के वाले साहब थे, जो डेरा इस्माइल खान से थे, उन साइड से थे। उसके बाद मोस्टली हमने देखा या हज़ारा से आते रहे, मेहताब अबाई साहब आ गए, पीर साबिर शाह साहब आ गए, या पश्तून हमारे स्पीकिंग भाई जो हैं वो आ गए। तो एक पार्टी के अंदर ये भी थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस थी कि जनाब के जो हमारे पश्तून, हमारे स्पीकिंग एरियाज़ हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन जो है शायद उस तरीके के नहीं है कि आपने साउथ से सारे लोग ले लिए हैं, वज़ीर आला भी वहीं से है, सूबाई ओहदा भी उनसे है, ऑलरेडी वहाँ पे ग्रुपिंग तो मौजूद थी, लॉबिंग वो मौजूद थी, और अल्टीमेटली खान साहब ने बैलेंस करने के लिए कि जनाब के ये जो हमारे इन एरियाज़ के पश्तून डिस्ट्रिक्ट जो डोमिनेंट हैं, तो ये थोड़े से नाराज़ थे, ज़्यादा हर्ट थे, तो आपने बैलेंस करना था इनको, और उनकी वजारत आला तो आप नहीं छीन रहे, मुझे नहीं लगता कि उनको करेंगे, लेकिन उनका सूबाई ओहदा ले लिया गया ताकि ये जो सारे मुखालफीन हैं इनको बैलेंस किया जाए, ज़रा पैसिफाई किया जाए। आप इससे कोई असेसमेंट से एग्री करते हैं? दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने साउथ से जो लिया था वज़ीर आला आफ्टर मैनी डेकेड्स। आप बताइएगा कोई दरमियान में अगर मैं मिस नहीं कर रहा था, तो ये आपको लगती है कोई असेसमेंट सर, ये कोई थोड़ी सी लॉजिकल? मेरे ख्याल आपने बिल्कुल सही कहा कि उस तरीके से जो है मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद अली मीन गंडापुर जो है वो आए हैं। उससे पहले वज़ीर आला जो है डाटा खान साहब जो थे, वो वली खान के कज़न थे, और वो मर्दान चारसदा की तरफ से थे। फिर खान अब्दुल क़य्यूम खान जो थे वो पेशावर से थे। इस तरीके से जितने आए, सरदार अब्दुल रब नश्तर या कोई और जितने कोई बंदे आते रहे मुख्तलिफ मौक़ों पे, और भुट्टो साहब के वक्त में शेरपाव साहब बने रहे, अमीर हैदर होती साहब आए थे ANP के, आफ्ताब शेरपाव साहब रहे, ये सारे वो एक ही तरफ से है, सारे इसी इलाके में है। सेंट्रल जो है ना इलाका जो मर्दान और सवाबी और इस तरह के इलाके चारसदा वगैरह से है। लेकिन मत भूलें कि जो हज़ारा मानसेरा है ये बिल्कुल एक और माइंड सेट है, एथनिकली ये बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जो DI खान के हैं या बन्नू के जो पठान है, खटक के बारे में ये ठीक है कि आप शारा में भी खटक है, मियाँवाली में भी है, क्वाड में भी है, करक में भी है, और हमारे डेरा गाजी खां में भी है, सराइकी स्पीकिंग खटक है। सारे बड़ी वो खटक, ये सारे जो है एक पूरी बेल्ट बनाते हैं खटक। लेकिन मत भूलें कि ये जो है ज्यादातर ये कबायली इलाकों के लोग जो हैं वो बन्नू और DI खान और पहाड़ ख्याल में हैं, जिनमें वजीरी सबसे बड़ा कबीला है नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान का, बल्कि मेरा ख्याल है कि 80% 90% वजीरी है। लेकिन वहाँ पर बरकी कबीला भी है DI खान से ऊपर, और ये गंडापुर है, जो मियाँ ख्याल है, ये कबीले अच्छे तकड़े कबीले हैं, और ये हार्ड कोर पख्तून समझे जाते हैं क्योंकि सारे कबायली पख्तून हैं, बिल्कुल एक नजीबुल तरफैन किस्म के पख्तून हैं। वो तो इनको मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कोई ऐसा सच होगा कि नहीं, इनको थोड़ा सराइकी इन्फ्लुएंस की वजह से सर, आपकी बात का हटो, सराइकी इन्फ्लुएंस की वजह से सराइकी इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये सराइकी जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते। नहीं, बोलते हैं, सारे बोलते हैं सर, ये गंडापुर साहब भी बोलते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी बोलते हैं, गंडापुर साहब सारे बोलते हैं। कहते हैं अडॉप्ट नहीं, मैं जानता हूँ, मैं उनसे बातें करता रहता हूँ, मैं तो उनसे DI खान के लोगों को करते ही उसमें हूँ। पहली बात तो ये है कि इनकी सराइकी कॉम्प्रीहेंशन जो है उसी तरह जब पठान उर्दू बोलता है, जो पख्तून है बिल्कुल प्योर, ये भाई ज़हन में रखें। और दूसरी बात, क्योंकि मेरा तो ये बैकयार्ड है DI खान या बन्नू, हमारे तो जितना लंबा एरिया बॉर्डर लगता है बन्नू के साथ, DI खान के साथ, कोई KPK को 5 डिस्ट्रिक्ट, करक, बन्नू, DI लक्की मरवत, ये बड़े तकड़े पठानों के जिले हैं। वैसे वही, अच्छा उसी की तरफ आते हुए सर, ये तो हमने वो लक्की मरवत से थे, हमने ज्योग्राफी डिस्कस कर ली सर। आप समझते हैं, जो मेरा सवाल था कि जो हमारे पश्तून भाई ज्यादा डोमिनेशन में है, मेरे नहीं ख्याल, मैंने ये उसमें मतलब क्योंकि महमूद खान साहब पहले से सवाल से थे, फिर खटक साहब थे वहां से, तो वो समझते हैं क्योंकि खान साहब को मोस्टली जो सपोर्ट मिलती है वो पश्तून से मिलती है। वजह नहीं है इनको, नहीं ऐसी कोई वजह नहीं, दूर दूर की कोड़ी मिलाए तो भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि अगर पश्तून की बात है तो महमूद खान की सवाती को भी कुछ थोड़ा बहुत मार्जन दे देंगे, DI खान के और ये पठान बिल्कुल एक दूसरे से बामी पैवस्त है, ये वो इशू नहीं है। अच्छा सर, एक और सवाल की तरफ चलते हैं सर, आगे चलते हैं थोड़ा सा। आपने भी बड़ी एक अहम बात की कि खान साहब को अगर मुज़ाकरात में कोई बातचीत होती है और
वो बात रबिया कह रही थी कोटिंग रऊफ हसन साहब कि शायद कुछ सेकंड राउंड ऑफ मुज़ाकरात हुआ और उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हमें नज़र भी आ रही हैं कि यकदम जुनैद अकबर साहब को ले आए, सूबाई सदर लगा दिया है, फिर उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दे दी है। तो कोई अगर मुमकिन है कोई थोड़ी सी कोई वो कहते हैं ना CBMs हो रही हैं कि आप थोड़ा सा हमें कुछ करके दिखाएं, पहले साबित करें। तो आपको लगता है कि खान साहब जो आपने कहा जनाब कि वो चुप करके बैठ जाएं, किसी सेहत अफजा मकाम पे भेज दें, बनी गाला बैठ जाएं, अल्लाह अल्लाह करें, यारों दोस्तों को मिलें, पुरानी कंपनियां रिवाइव करें, तो खान साहब तो 24 घंटे से ज़्यादा खामोश रह नहीं सकते। आज उन्होंने कहा भी है, वो फैसल चौधरी साहब को सुन रहा था, उन्होंने मेरा राइट है मैं बोलूँगा, तो खान साहब को तो मिजाज में नहीं है, DNA में नहीं है कि वो जनाब 24 घंटे से ज़्यादा वो चुप रहें। तो वो ये बात मान लेंगे कि मैं डंप कर लूँ खुद को और साइड पे हो जाऊँ और फिर बाकी जितने लोग हैं मेरे नाम पे कोई वज़ीर आला बने, कोई वज़ीर आज़म, कोई वज़ीर बने, कोई चेयरमैन कमेटीज़ बने, ये मज़े करें और मैं बैठ के वहाँ पे खामोश बैठूँ। तो खान साहब का जो मिजाज है, आप उनको इतने अरसे से जानते हैं सर? कभी बेगम साहबा के साथ कभी ऐसे बाजार में शॉपिंग पे गए जहाँ पे बहुत लोग जो है तय होते हो और वो आपकी बेगम बहुत तय कर रही हो तो क्या कहती है? वो मुझे चुप कराती है, आ जाता है दुकानदार, मुझे चुप कराते। आपने सही मेरी राग पकड़ी है, वो मुझे चुप कराते हैं, चुप करके खड़े रहो, आपने नहीं बोलना। नहीं, मैं थोड़ा और बात करूं सर। वो जो दुकानदार होता है ना, वो बड़ा खराट होता है, वो सारा दिन पति हजारों कस्टमर जो है हैंडल कर चुका होता है हफ्तों में, तो वो उसको पता चल जाता है कि ये खातून जो है, और ये मर्द की बात नहीं, खातून के खजूरन उन्हें एक सूट लेना है। वो बेचारी क्या कहती है, ये खान साहब की कैफियत है, मैं नहीं लेंगी, काम करो, नहीं करता, अच्छा मैं जा रही हूँ। वो कहते ठीक है, वो फिर उन्हें पता वापस आएगी, तो खान साहब फिर वापस आएंगे, क्योंकि ये खान साहब की जरूरत है मुज़ाकरात, एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत की जरूरत नहीं है। अच्छा, पता नहीं समझा पाए हो ये नहीं समझा। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो मान लेंगे ये बात कि मैं चुप करके डंप हो जाता हूँ। तो फिर आपको देखा नहीं, अभी बेगम साहबा उन्हीं टर्म्स पे दुकानदार से चीज खरीद के घर ले आती है। अच्छा, वो भी बड़े सियाने हैं। एक दफा मैंने पूछा सर, अब बात चल पड़ी है तो आप बात चल पड़ी तो एक दफा मैंने कहा दुकानदार को, मैं कहा भाई साहब हम आपको कोई बात कह दें हमारी तो आप एक के बाद दूसरे नहीं सुनते, उसी रेट पे रहते हैं, तो साथ में हमारी बेगम साहबा को, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा भाई साहब आप ना ये टेंशन लें, हमें पता है कि मर्द की ना एक प्राइस वो जहन में होते हैं, उसको वही बता दें, रीजनेबल लगे तो ले लेते, नहीं तो चला जाता है। खवातीन के लिए हम थोड़ा सा रेट कुछ 400-500 रुपये बढ़ा के खड़े होते हैं, हमें पता होता है कि उन्होंने बहस करनी होती है। मुझे खुद कहा हुआ है 2-4 ने कि मर्द ज़्यादा बहस नहीं करते, लिहाजा हम रेट उनको मुनासिब ऑफर करते हैं सर। तो ये बात भी यहाँ पे हो सकती है थोड़ी सी कि खान साहब की बजाय आप बता रहे हैं कि बातचीत जो है बेगम साहब से होगी। और कभी कभी मैं ऐड कर दूं, दुकानदार खुद भी वापस बुला लेते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं बता रहा हूँ जी कि खान साहब के ज़हन में ये है कि जी मैं ये अगर मुज़ाकरात छोड़ के चला जाऊंगा ना कि मैं नहीं लेता हूँ, तो जो मुज़ाकरात ऑफर कर रहे हैं जिनकी आपने अभी जो मैडम ने किया है जिक्र किया सरसरी, तो वो उनको पता है कि फिर वापस आएंगे। उनके पास तो आपको पता ना अंदर का इल्म भी है, जाहिर का भी, बातन का भी, मुक्कल भी उनके पास है, उनको पूरी कैफियत पता है कि ये किस कैफियत से गुजर रहे हैं। नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद उनके ये खान साहब को जो आप डील पे जो राजी कर सकते हैं, आपका जो मुझे बात समझ आ रही है वो बुशरा साहबा हैं, और बुशरा साहबा की बात खान साहब मानते हैं, वो नहीं टालते, अगर वो कहेंगे बिल्कुल नहीं। और क्लियर कर लें, मैं कह रहा हूँ कि बुशरा साहबा का इशू नहीं है। मैंने कहा जी खान से देखो ना, हम जब बात हम कितने एक घबराते हैं कि जहाँ बैठ कर हमारा ख्याल होता है कि हमारे अलावा भी कोई बंदा यहाँ हमारी बातें सुन रहा है, हम फोन छुपाते फिर रहे। हर बंदा आप देखते हैं पाकिस्तान में इतना सिक्योर है, क्यों है? हमें जब हम बंदे जो मैटर नहीं करते, हम भी कहते शायद हमारी बातें सुनी ना जा रही हो, तो उनके पास मालूमात सबके बारे में जिसको चाहते हैं ना, उनकी मालूमात उनके पास मौजूद होती है। कहने का मकसद यह है कि खान साहब की जो कैफियत है ना, उनको अच्छी तरह मालूम है कि खान साहब ने यहाँ पे आके टूट जाना है, वो तेरी तौर पे तैयार है। तो खान साहब उसका समझ रहे कि उनको नहीं पता, तो मैं अगर कहूंगा कि मैंने मुज़ाकरात नहीं करने जी, तो उनको ये पहली बात ये कि ऑप्शन क्या खान साहब के? ऑप्शन तो आप सारी एक्सरसाइज करके एग्जॉस्ट करके आए हुए हैं। आपने लॉन्ग मार्च कर लिया, आपने तरसीलात ज़र रुकवा ली, आपने काम रुकाई हुई है, दिसंबर में उसके रिजल्ट देख लिए, जनवरी में रिजल्ट आएंगे, क्योंकि अभी तक वो आपका ऑर्डर वापस नहीं हुआ। आपको सोशल मीडिया तरसीलात ज़र के बारे में उस वक्त से लगा हुआ है, कौन सी ट्रम्प की ऑप्शन है, उसमें हफ्ते 10 दिन बाद ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? पहले मुझे ये बताएं कि आप के पास जब आप सारी
आपने रैलीज निकाली, आपने प्रोटेस्ट किए, आपने कॉल्स कर करके देख लिया। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 5 कॉल लॉकडाउन की पूरे पाकिस्तान में खान साहब दे चुके हैं। हम बुनियादी तौर पे बहुत सी चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं रखते, दूसरे चूंकि हुए नहीं है तो हमारा ख्याल है कि उन्हें कॉल नहीं दी। वो पाकिस्तान लेवल में 5 लॉकडाउन की कॉल दे चुके हैं। तो इस वक्त मेरा अपना ख्याल है कि खान साहब जो है वो अपनी गलत हिकमत अमली की वजह से अपनी पोजीशन बहुत कमजोर की हुई है उन्होंने। ठीक, आप पोजीशन स्ट्रेंथ से नहीं बहुत बात कर रहे हैं, आप पोजीशन वीकनेस से बात कर रहे हैं। कि वीकनेस ये है कि आपके पास अब कोई ऐसा तरीका नहीं रहा जिसमें आप एस्टेब्लिशमेंट को या सिटिंग गवर्नमेंट को किसी प्रेशर में ला सके, या वो डर जाएं कि खान हमने ये ना किया तो खान साहब ने ये कर देंगे और जल्दी से हम ये पकड़ लें। तो मेरा अपना ख्याल है कि मुज़ाकरात जो है वो जब दूसरा राउंड शुरू होगा, मैंने रऊफ हसन साहब का बयान नहीं देखा, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि वो दूसरा राउंड नहीं होगा, इसी की कंटिन्यूएशन होगी और खान साहब जो है फिर बहुत कुछ मान के और ये बातें फिर कहने की रह जाएगी मगर खान साहब बहुत सी बातें मान के और अपने आप को बिल्कुल सेट कर लेंगे नए हालात के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया न्याजी साहब, थैंक यू सो मच। आपने डिटेल में जो है वो हमें बताया कि मुज़ाकरात का जो है वो फ्यूचर क्या हो सकता है। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है वो बिलावल भुट्टो ने कुछ इंटरेस्टिंग बातें की हैं, उस पर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। एक और अहम जो है वो डेवलपमेंट हुई है उसको शेयर कर लेते हैं आपसे। बिलावल भुट्टो साहब की कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं और उसका बैकग्राउंड ये है कि 2 दिन पहले क्लासरा साहब कराची के ताजे रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतासर होकर उन्होंने जो है कुछ ऐसे बयान दे दिए कि उनको जो है वो यहाँ पे वज़ीर आला होना चाहिए। और फिर हमने देखा कि उसके बाद बैक ट्रैक तो उन्होंने किया ही ताजिर ने, लेकिन बिलावल भुट्टो ने जो है वो इसको काफ़ी सीरियसली ले लिया और उन्होंने मैं कहूँगी खूब क्लास भी ली ताजरों की। बड़ी अहम आज बिलावल भुट्टो साहब की मेरा ख्याल ताजरों से मुलाकात हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच थी। इसको 2-3 तरीके से इसको हम देख सकते हैं। एक तो कुछ उनकी चंद बातें बड़ी अच्छी भी थी, मतलब उसके हम सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं। कुछ बातें ऐसे थीं जो मेरा ख्याल है बिट वो क्या कहते हैं मतलब गुस्सा लग रहा था और नाराज़ लग रहे थे, इरिटेट लग रहे थे। सो दोनों साइड्स हम देख लेते हैं। एक ना बड़ी फिल्म आई थी इंडिया की, बड़ी खूबसूरत मूवी थी, क्लासिकल आर्ट मूवी, उसका नाम था अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। तो मुझे ना वही बिलावल साहब की वो तकरीर सुनते हुए ना तो मुझे वो मूवी याद आ रही थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। तो बिलावल साहब को गुस्सा क्यों आता है या क्यों आया आज, अब इसको पहले देख लेते हैं। एक तो उनकी 2-4 चीज़ें अच्छी चीज़ों से शुरू करते हैं, फिर बाद में हम दूसरी साइड पे आते हैं कि मरियम के जिक्र पे या और चीज़ों पे उनको गुस्सा आया, उसका बैकग्राउंड है। एक तो ये है कि उन्होंने जो कहा ताजरों को, उन्होंने जनाब के मैंने कभी आप लोगों को यहाँ भत्ते की कॉल्स आती थी, आपसे पैसे मांगे जाते थे, या दूसरे लफ्ज़ में उन्होंने नहीं कहा बोरियाँ होती थी, बोरियाँ यहाँ तकसीम होती थी, लोगों को मारा पीटा वटेवर जो भी था, पैसे जैसे मांगे जाते थे और आपसे डोनेशन के नाम पे वो पैसे भी लेते थे। मैंने कभी डोनेशन भी नहीं मांगा, पार्टी फंड भी नहीं मांगा। सो ये बात तो उनकी ठीक थी कि कराची के लोगों को कम से कम उससे पीपल्स पार्टी से ये शिकायत नहीं है कि जनाब कि आप लोग जो है भत्ता मांगते हैं, या मतलब कम से कम बिलावल से नहीं है। अगर पार्टी के की अगर कुछ लोग होंगे जिनसे उनको शिकायतें हो सकती हैं तो बिलावल का ये कहना थोड़ा सा जस्टिफाइड था कि हमारे दौर में ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं, नंबर 1। नंबर 2 उनका जो गुस्सा था कि जनाब के अगर शिकायतें करते हैं, चुगली करते हैं। अब इसका एक और बैकग्राउंड है, अगर आपको याद हो कि ये यहाँ पे जब हमारे आर्मी चीफ जाते थे उसमें कराची के हालात हमेशा से ख़राब रहे हैं। और अगर जनरल मुशर्रफ के दौर पे हैं तो क्योंकि जनरल उस आर्मी खुद बराह रास्त रूल कर रही थी, लिहाजा जनरल मुशर्रफ जो उनके कमांडर वगैरह तो अपने वो खुद मामला देखते थे कराची में। अगर उनकी पोलिटिकल हुकूमत होती भी थी तो वही मामला चला रहे होते थे, तो उसका रेंजर्स के DG या जो कोर कमांडर कराची थे। बाकी वज़ीर आला तो एक मतलब हैंड पिक्ड होता था जनरल मुशर्रफ साहब का जो वहाँ पे थे। अरबाब रहीम साहब थे और मेरा ख्याल है एक महर अहमद थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जब उसमें महर साहब थे एक वज़ीर आला। तो वो तो सारी उस वक्त की हमारी जो अगर फौज इस्टेब्लिशमेंट देखती थी मामला को। फिर जब उसके बाद वो हटे और पॉलिटिकल हुकूमत जनरल कियानी साहब आया तो जनरल कियानी साहब भी जब कराची जाते तो वो मिलते थे उनसे, वो जो कराची के ताजरों को, उनको अपनी पॉलिटिकल लीड से ज़्यादा फौज इस्टेब्लिशमेंट पे या DG रेंजर्स पे या कोर कमांडर की बातों पे या आर्मी चीफ पे ज़्यादा एतबार था। तो उनकी मुलाकातें होती थी, वो अपने इशूज़ बताते थे। शिकायतें मोस्टली ये होती थी लॉ एंड ऑर्डर की और दीगर चीज़ों की। फिर ज़्यादा जब ये इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जनरल रहील शरीफ साहब के दौर में जब वो आर्मी चीफ बने तो
एपिक्स कमेटी बनाई गई थी, बाकायदा मेरा ख्याल है लॉ में चेंजेस भी लाई गए थे कुछ सिंध असम्बली में या कैबिनेट में कुछ आया था कि अब जो ना उसमें बाकायदा तौर पर वज़ीर आला भी बैठेगा, पीपल्स पार्टी के वज़ीर भी बैठेंगे, कोर कमांडर भी बैठेगा, और फिर उसके बाद आपका डीजी रेंजर्स और इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट पूरी बैठेगी, और आर्मी चीफ भी जाके बैठते थे। सो उसको पीपल्स पार्टी ने खुद इंस्टीट्यूशलाइज कर दिया, आप भी हैं हमारे साथ बैठे, फिर वही मुलाकातें भी होती थी, आर्मी चीफ अलहदा भी मिलते थे। फिर उसके बाद जनरल ये बाजवा साहब आ गए, तो वो सिलसिला चलता रहा, बाजवा साहब भी मुलाकातें, वो तो ज़्यादा शौकीन थे मुलाकातों के, वो तो हर किस्म, वो तो अगर कराची नहीं जा सकते थे तो ताजरों को यहीं अपने यहाँ वो GHQ बुला लेते थे, सब वो भी शिकायतें होती थी, बताया जाता था और कोई ना कोई बयान आते थे। अब जनाब आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है पिछले मेरा ख्याल महीने या इसी महीने के शुरू में, कराची गए थे, उनके भी ताजरों से मुलाकातें हुई हैं। ताजरों को शिकायतें होती हैं तो वो आर्मी चीफ से, डीजी रेंजर से या इन कोर कमांडर से मिलते हैं। अब ये सारी चीज़ें बिलावल तक पहुँचती रहती होंगी कि क्या हो रहा है, किसने क्या कहा और किस तरह की गुफ्तगू हो रही है। सो एक इसका तनाजुर ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि एहसन इकबाल साहब गए थे, उनकी ताजरों से कोई मुलाकातें हुई हैं, तो एक दोनों का जनाब मरियम नवाज साहबा की जो परफॉर्मेंस पंजाब में एक साल में वो इतनी ज़्यादा है, तो आप ज़रा कोई मतलब बार्टर सिस्टम कर लें कि मरियम साहबा को सिंध भेज दें और ये मुराद अली शाह साहब को आप उधर ले जाएं, पंजाब ले जाएं, तो साहब ज़ाहिर है इट मेड बी वेरी सीरियस कमेंट फॉर बिलावल साहब। क्यों? मुराद अली शाह साहब के बारे में ये खबरें थी कि शायद इस दफ़ा इनको जरदारी साहब इनको ये तीसरी दफ़ा कंटिन्यू नहीं कराना चाहते थे, और कुछ और लोग जो थे उम्मीदवार थे वज़ीर आला बनने के। अच्छा। तो यस, और मुराद अली शाह साहब को जो सपोर्ट दी थी रिपोर्टेडली वो बिलावल भुट्टो साहब ने दी थी। अब बिलावल की चॉइस है, वो पहले अपने उनके वाले साहब की चॉइस थे, अब बिलावल साहब की चॉइस है कि यार फॉरेन क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, लोग ठीक है, अंग्रेजी बोल लेते हैं, चीज़ें ठीक, तो बिलावल की ये मेरा ख्याल कंसिडरेशन होगी कि जनाब के अच्छा क्या मतलब अगेन उसमें प्रेजेंटेबल है कि फॉरेन ये क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं। अब ये पता चल रहा है चीज़ें नहीं समझ रही मुराद अली शाह साहब से, मसलन जो बड़ी चीज़ें पिछले दिनों में आई हैं वो हुई हैं कि आपकी एक उसमें चीनी कंपनी है फार्म भाई, उनके लोग जो हैं वकील करके चीनी कंपनी के, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन कर दिया कि भाई साहब यहाँ पे जो पुलिस है जिसने हमें सिक्योरिटी देनी है, जिसने हमें एस्कॉर्ट देना है, जिसने हमें गाड़ियाँ देनी है, वो इन तमाम कामों के हमसे पैसे लेते हैं, मतलब हमसे रिश्वत ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं। अच्छा। अब अंदाजा करें चीनी कंपनी जो यहाँ पे आई हुई है, आपके काम कर रही है, सूबे के लिए कर रही है, लोगों के लिए कर रहे हैं, मुल्क के लिए, हमारे लिए, उसको अगर आपने सिक्योरिटी देनी है, पुलिस भी देनी है, तो उसके वो कहते हैं हमसे पैसे ले रहे हैं। और जहन में रखिएगा कि अभी रिसेंटली कराची एयरपोर्ट से कितने बड़े अहम इंजीनियर कराची के बेचारे जिनको बम से उड़ा दिया गया, सो वो जब खबर आई कि वो तो मतलब सिंध हाई कोर्ट में पहुंच गया मामला, और हमने भी मेरा ख्याल मैंने भी एक दो उस पर ट्वीट किया, बिलावल साहब को मैंने टैग भी किया। अब उनको पता चला होगा जनाब मेरा वज़ीर आला साहब जो हैं ये अगर ये काम हो रहे हैं तो उनके लिए बदनामी का सबब बन रहे हैं हुकूमत के लिए, तो फिर आपको डिस्टर्ब तो चीज़ करती है, चॉइस तो आपका है, ओनरशिप तो आपने ली हुई है कि मेरी वजह से है। मुराद अली शाह साहब क्योंकि आराम से बैठे हुए हैं कि बिलावल बैठे हुए कुछ नहीं होता। दो चार मीटिंग्स और भी मैंने देखी थी जो उसमें बिलावल साहब ने ज़रा उनके वज़ीर आला साहब को ज़रा थोड़ा सा वो किया था, कोई हल्की से उन्होंने बात की थी कि मतलब आपकी चीज़ें ठीक नहीं है, आपके वज़ीर को ठीक काम नहीं कर रहे, इस तरह की एक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की उनकी मीटिंग की वीडियो भी आई थी सामने। तो बिलावल को अब जो बर्डन है वो यही फील होता है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, मतलब अगर हमारे ताजर खुश नहीं है, अगर ताजरों को जाके अगर आर्मी के सामने अपने अपने मसले रखने पड़ते हैं, या उनको एहसन इकबाल साहब को ये कहना पड़ता है कि जनाब कि आपका वज़ीर आला जो पिछले मतलब 2016 से वज़ीर आला है, तीसरी दफ़ा है, उसकी हालत ये है, एक जो वज़ीर आला जो पहली दफ़ा बनी है एक साल में, उसकी डिलीवरी जो है या उसकी डिलीवरेंस जो है वो आपसे मच बेटर है। तो ये तो एक तरह की बहुत बड़ा एक टॉन्ट है एक मेरा ख्याल बिलावल साहब के लिए। इससे बड़ा वो कहते हैं ना जब उसको सीजर को उन्होंने मारा था ब्रूटस ने, तो बाकियों को तो वो उनका खंजर के वो जो जख्म थे वो तो बर्दाश्त कर गए थे जो भी था। तो उसके बारे में मार्क एंटनी ने जब स्पीच की थी उसकी डेड बॉडी भी बड़ा खूबसूरत उसने कमेंट किया था। तो वो वही मेरा ख्याल इधर भी आता है कि जो उसने कमेंट किया है कि मरियम की ये परफॉर्मेंस बेहतर है उससे मुराद अली शाह से, उस बकौल ताजर के। तो मार्क एंटनी ने उसकी डेड बॉडी पे कहा था सीजर की बॉडी को उस तरफ इशारा करके जहाँ पे अगेन उसने ब्रूटस ने उसको मारा था, उसका खंजर लगा था जिसका जख्म, तो उसके बारे में कहा था द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। मतलब और भी जख्म लगे हैं ब्रूटस को, सारी सीजर को, और भी लोगों ने कैसियस ने दीगर लोगों ने मारे, लेकिन जो उसके दोस्त का वो था उसका कट था खंजर का ना, दिस इज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट ऑफ ऑल। तो सेम ये उसके लिए ये बिलावल साहब के लिए सबसे मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट था, जो रेफरेंस था वो ये था कि आपका हैंड पिक वजीर आला जो है वो 2016 से वो डिलीवर नहीं कर रहा। अब आपके ताजिर कराची के कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहब जो बिल्कुल न्यू कम आ रहे हैं, एक साल हुआ है जिनको अभी नहीं हुआ शायद पूरा, तो वो बेहतर कर रही है। सो बिलावल का गुस्से में आना बनता था, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आते थे, गुस्सा तो आना था बिलावल साहब मरियम साहिबा के साथ कंपेयर करके ऐसा जख्म दिया है कि जो जिसका दर्द जो है वो काफी लिहाजा वो चीज वो बात ठीक थी। दूसरा उन्होंने एक अच्छी बात की अपने, और ये गुस्सा करने की बिलावल को ना ताजरों से ज्यादा ना अपने वजीर आला पे जरूरत है, अपनी कैबिनेट पे जरूरत है, आपकी अपनी ब्यूरोक्रेसी पे जरूरत
ज़रूरत है। आपको अपने IG साहब, उसमें गुलाम नबी मेमन साहब बैठे हैं, उनसे बात करें। बाकी टीम में ब्यूरोक्रेसी है। क्विकली कोई अच्छी बातें जो आप बताना चाह रहे थे वो भी बता दें। अच्छी बातें मैंने आपको पहले शुरू में बता दिए थे, जो उन्होंने कराची के लोगों को कहा, मुझे बात अच्छी लगी बिलावल की। उन्होंने कहा जनाब आपसे कोई भत्ता लेता हूँ मैं, आपसे कभी मैंने डोनेशन लिए हैं, कभी आपसे पैसे मांगे हैं, कभी आपको, मतलब दैट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम। बात तो ठीक है कि हमने आप लोगों को उस तरीके का तंग नहीं किया कि उस दौर में जब आपसे भत्ते भी लिए जाते, ही वाज रिफरिंग टू वो कराची की जो पार्टी थी उस तरफ इशारा कर रहे थे। सो उनका जो गुस्सा बनता है ना, वो गुस्सा करें अपने वजीर आला पे, जिनको उन्होंने तीसरी दफा वजीर आला बनाया है, उनको मुराद अली शाह साहब पे गुस्सा करना चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब को, उनकी टीम पे करना चाहिए, उनकी कैबिनेट पे करना चाहिए। आपको ताजरों पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपको उनकी कंसर्न्स का, आपको ये कहना है कि वो आके मुझे बताएं, ये था ना कि चुगली ना करें, मुझे बताएं। आपको कैसे बताएं? आप उनका एक्सेसिबल हैं, आपका फोन नंबर, आपका कोई बंदा, कोई फोकल पॉइंट, कहीं पे कोई आपका कोई टीम, कोई सेल आप बनाएं। आपने उल्टा उसी वजीर आला को कहा जिसके खिलाफ शिकायतें हैं, वो जिनकी टीम डिलीवर नहीं कर पा रही, आपने कहा आप अपने यहाँ ना कोई कंप्लेंट सेल बना दें। तो भाई साहब आपने बाल तो फिर उधर ही रेट दिया जिनके खिलाफ शिकायतें हैं, जज, ज्यूरी, हैंगमैन, उन्हीं को आपने मुराद अली शाह साहब को बना दिया। आप फिर काम करें ना, अपने 2-3 फोकल पर्सन बनाएं, उनके नंबर दें, ताजरों को दें, उसको एडवर्टाइज करें कि जिस चीज को शिकायत है, कौन सा अफसर आपसे पैसे मांग रहा है या कौन सा आपको वजीर तंग कर रहा है, काम नहीं हो रहा, आप यहाँ पे बताएं। हर हफ्ते आप कराची जाते हैं तो बैठ के जरा उसको देख लिया करें पूरी फाइल को, किस किस का क्या मसला है, फिर उसको एड्रेस कर लिया करें। इसमें कौन सी बड़ी साइंस इन्वॉल्व है, कौन सी बड़ी एफर्ट है। छोटी सी टीम बिलावल खुद बना लें 2-3 लोगों की, उनका नंबर दें ताकि ताजर आपसे रब्ता करें। तो टांट बनता नहीं है आपका कि आप चुगलियां लगाते हैं, तो चुगलियां वो बेचारे वो लगाएंगे अगर वो खुश नहीं होंगे, खुश नहीं है, और टाइमली जो है उनके कंसर्न्स अगर लिहाजा अगर बिलावल को चाहिए खुद एक छोटा सा सेल बना लें, बिलावल हाउस में उधर ही बना लें, 2-3 बंदे बैठा दें, उनके फोन नंबर है, एडवर्टाइज करें, उनको कहें जी मेरे ऊपर, ताकि ये वजीर आला पे भी चेक करे, उनकी टीम पे भी रहे, IG आपके सिंध पे भी रहे और ब्यूरोक्रेसी पे रहे। आपने उल्टा उनको डांट दिया कि मेरी आप चुगलियां कर रहे हैं। बहरहाल क्या कह सकते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और अहम इशू डिस्कस करते हैं। क्लासा साहब से कुछ तफसीलात जो है वो हम लेंगे। 13 जनवरी को क्लासा साहब प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी होता है एजाज चौधरी साहब का कि 14 को जो सेशन है उसमें जो है उनको पेश किया जाए, लेकिन वो नहीं आते। फिर हम देखते हैं कि गिलानी साहब जो है वो मना कर देते हैं कि मैं चेयर नहीं करूँगा सेनेट को जब तक कि ये मेरी बात जो है वो मानी नहीं जाती। ये बड़ा अहम इशू है कि आजकल अगरचे इसका ऑफिशियली तौर पर तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन गिलानी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सेनेट के इजलास को प्रिजाइड ओवर नहीं कर रहे। अब इसको 2-3 तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि आपका पार्लियामेंट है, सुप्रीम है, और एक चेयरमैन सेनेट ने अगर इस तरह का कोई ऑर्डर किया है तो आप एक एज ए पोलिटिकल हुकूमत, ये शहबाज शरीफ साहब हूँ या बाकी इदारे जो हूँ, आपको उनकी बात माननी चाहिए। सेनेटर एजाज चौधरी साहब आके क्या कर लेते हैं, एक तकरीर ही करते हैं आधे घंटे के अपने ऊपर जुल्म से, हम जो भी था बताते, वो तो बाकी बता रहे हैं, वो तो खान साहब रोजाना बता रहे हैं, PTA के लोग भी बता रहे हैं, कौमी असम्बली में बताते हैं, मीडिया में बताते हैं, कमेटीज़ में बताते हैं। तो एजाज चौधरी साहब आ जाते हैं, अगर वो 1-8 घंटे की तकरीर कर लेते, अपने दिल का बोझ वो हल्का कर लेते, ये कहते हैं ना कि इमरान खान साहब को वफादार हूँ, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें पहले भी होती रहती है। तो आपके वो सेनेट के रुकन है, उनको मौका देना चाहिए था। आपके सेनेट चेयरमैन जिसको आपने खुद बनाया है, वोट दिए हैं, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई सेनेट की, चलो उनकी छोड़ दें, कोई सेनेट की थोड़ी सी इज्जत रहने दें, थोड़ा सा ड्रामा कर दें जी कोई जमहूरियत का कोई धंधा चल रहा है यहाँ पे, थोड़ी सी एक्टिंग कर लें, थोड़ा फेक कर लें। वो फेकिंग भी आप करने को तैयार नहीं है। अब इसका बैकग्राउंड के गिलानी साहब जो हैं क्यों वो इस वक्त वो नाराज हुए हैं, हाँ। इस वक्त बैठे हैं, ये ऑलरेडी जो है ना, एक दफ़ा गिलानी साहब ये काम ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दूसरे दौर हुकूमत में कर चुके हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा वो वज़ीर आज़म थी, अच्छा, तो उनको उस वक्त इन पे प्रोडक्शन आर्डर्स का इन पे प्रेशर था। तो गिलानी साहब पहले ये मेरा ख्याल थे जिन्होंने उस वक्त आर्डर्स किए थे। बेनज़ीर भुट्टो साहबा के जो उस मेन क्रिटिक्स थे, शेख रशीद साहब थे कि मुल्तान से, मेरा ख्याल ताहिर ये शेख साहब थे, और उनके साथ में ये ताहिर रशीद साहब थे, हाजी बूटा साहब थे, मुल्तान के भी थे। उनके इन्होंने प्रोडक्शन आर्डर जारी किए थे MNA के तौर पर 95 में। उस पर बेनज़ीर भुट्टो साहब नाराज़ हो गए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा था जनाब कि ये आपको गिलानी साहब हमारे स्पीकर हैं, हमारे ऊपर वो मतलब बातें करते हैं, गलत बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, स्पेशली शेख रशीद साहब बड़े घटिया जुमले कहते थे बेनज़ीर भुट्टो साहब कौमी असम्बली में। तो गिलानी साहब ने कहा जनाब कि वो मेंबर हैं, अब मेरी एक रूलिंग थी उसके तहत पेश करें। बेनज़ीर भुट्टो साहब डट गई कि मैं नहीं करती, वो भी नाराज़ हो गई। यस, और ये बड़ा डेडलॉक हो गया। गिलानी साहब ने उस वक्त भी इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊँगा कौमी असम्बली का सेशन ये प्रिजाइड ओवर करने जब तक इनको प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये बड़े दिनों तक ये टागावार चले बेनज़ीर भुट्टो साहब में और उनके स्पीकर ऑफिस में। बेनज़ीर भुट्टो साहब क्योंकि पढ़ी लिखी खतून थी, किताबें पढ़ते थे, किताबें पढ़ने वाले बंदे को जल्दी कैल किया जा सकता है, उसको रीजनिंग दी जा सकती है। सो दरमियान में कुछ कोई उस वक्त के उस वजीर जो थे वो पढ़े, वो गए उनके पास बेनज़ीर भुट्टो साहब के पास कि आप मान जाएँ। अब गिलानी साहब ने एक आर्डर दे दिया है, अपने स्पीकर को हमें ये खुद ख़राब नहीं करना
करना चाहिए, अपनी पार्लियामेंट को, अपनी हुकूमत को एम्बेरस नहीं करना चाहिए। वो ऑर्डर वापस लेंगे तो उनके लिए एम्बेरसमेंट होगी, हाउस की इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज होगी। आपने तो कोई अभी आपको तो कुछ नहीं होगा बल्कि इज्जत बढ़ेगी। सो बेनजीर भुट्टो साहब क्या हो गए, उन्होंने उनको प्रोड्यूस फिर वो किया गिलानी साहब के हुक्म पे। सो गिलानी साहब ये समझे बैठे हैं कि शायद बेनजीर भुट्टो साहब बैठे हैं जो किताब पढ़ते थे, जिनको जमहूरियत पे चीज़ों पे अगर समझाया जाता था, बताया जाता था, वो समझ लेती थी क्योंकि किताब पढ़ते, किताब पढ़ने वाला बंदा लचकदार होता है, ज़रा थोड़ा इंटेलिजेंट। तो जनाब अगर वो ये समझे बैठे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी बेनजीर भुट्टो साहब की तरह कुछ दिनों बाद उनको प्रोड्यूस कर देंगे एजाज चौधरी साहब को, तो जहन में रखें कि शहबाज शरीफ साहब पे हर इल्ज़ाम लग सकता है। ये इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि शहबाज शरीफ साहब किताबें पढ़ते हैं। अच्छा, तो लिहाजा अगर वो ये सोचे बैठे कि बेनजीर भुट्टो साहब की तरह ये थोड़ी सी कोई इनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कोई वजीर जाएगा बताएगा कि सेनेट का मसला है, सेनेट की उसका अथॉरिटी का प्रॉब्लम है, एजाज चौधरी साहब को पेश कर दें, क्या लगेगा। एक साबिक वजीर आज़म रहे हैं गिलानी साहब, तो जनाब आप उनको पेश करें ताकि डेडलॉक तोड़ें, तो गिलानी साहब गलत सोचे बैठे। इस दफा कसूर जो है ना वो गिलानी साहब का, इस दफा बेनजीर भुट्टो साहब वजीर आज़म नहीं, इस दफा ये शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म है, जो खुद आपको पता है कि हर काम बात जो है ना वो पिंडी से पूछ के करते हैं। पिंडी वाले अगर उनको इजाजत नहीं दे रहे ना तो शहबाज शरीफ साहब से कोई तवक्को मत रखें, वो करेंगे। अब एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब खुद बेनिफिशरी हैं, इनको असद कैसर साहब को ये मतलब क्रेडिट पीटीए की हुकूमत को देना पड़ेगा कि इन्होंने अपने दौर में इन्होंने प्रोडक्शन आर्डर जारी किए थे। बाकी तो अब लिस्ट देख रहे हैं, हमारे इमरान मगरान साहब ने बड़ी रिसर्च की है कि माजी में कौन कौन से लोगों को यहाँ पे आपके प्रोडक्शन आर्डर्स होते रहे। इन्होंने असद कैसर साहब ने इनको शहबाज शरीफ साहब को कई दफा प्रोड्यूस किया, यहाँ पे जेल से आए थे और कई तकरीरें की थी, बड़े रोने रोए थे कि नैब में मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, मुझे शेविंग सामान मिल रहा है नहीं मिल रहा, कपड़ा जूती सारी चीजें बताई थी, मुझे तंग किया जा रहा है, सोने नहीं दे रहे। ये शहबाज शरीफ साहब को जेल से ला के असद कैसर साहब के हुक्म पे खान साहब की हुकूमत में पेश किया गया था। तो आज वो नहीं पेश कर जो खुद वजीर आज़म है, इट्स अनफेयर, ये बड़ी आपकी मतलब ज्यादती है, गलत बात। इसके बाद साद रफीक साहब है, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए थे असद कैसर साहब ने। फिर आसिफ अली जरदारी साहब जो थे वो जेल से आए थे, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किया असद कैसर साहब ने। फिर खुशीद शाह साहब के आर्डर इन्होंने जारी किए थे। इवन शहीद खकान अब्बासी साहब जो हैं ये जेल में थे, इनको भी वहां पे असद कैसर साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत लेकर आई थी। बाकी तो एक लंबी डिबेट है, आप यहां पर उसको देख सकते हैं। और प्लस ये पीटीआई के अरकान जो थे इनको भी प्रोड्यूस किया गया था 12 सितंबर 2024 को, पिछले साल जो है जब ये गिरफ्तार थे सारे शेख, उस वकास अकरम से जैन कुरैशी, उसको डोगर साहब, अहमद चट्टा साहब, बला बला सारे लोग। सवाल ये है कि एक लंबी लिस्ट है। आसिफ अली जरदारी साहब जो है 1990 में इनको प्रोड्यूस किया गया था जब सेनेटर थे, और वसीम सजाद साहब चेयरमैन थे। ये तमाम लोग, आज का वजीर आज़म, आज का आपका सदर पाकिस्तान, बाकियों को छोड़ दें, ये दोनों जेल में थे और इनको ये प्रोडक्शन आर्डर्स पे एक को सेनेट में और एक को कौमी असम्बली में, बल्कि दोनों दफा सदर जरदारी साहब जो है सेनेट में भी पेश हुए थे, जेल से आए थे, और इनको कौमी असम्बली में भी वहां प्रोड्यूस किया गया था। तो शहबाज शरीफ साहब भी आते थे और वहां पे नैब का रोना रोते थे। आज जब वहां पे गिलानी साहब आपको कह रहे हैं कि एजाज चौधरी साहब को लेकर आए, तो आपकी मतलब आपने जस्ट इतना साबित कर रहे हैं, मेरी उनसे मतलब जो मतलब कंसर्न इदारे हैं कि आपने पार्लियामेंट को इतना नीचे दिखाना है कि इतनी भी इसकी औकात नहीं है कि अपने एक सेनेटर को एक चेयरमैन बुला सके। ठीक है, जलील करें सियासतदानों को, हो रहे हैं अपनी हरकतों की वजह से हो रहे हैं, लेकिन इदारों से मेरी जरा एक गुजारिश है। एक ड्रामा चल रहा है, एक कॉमेडी, एक थिएटर ऑफ अब्सर्ड एक लगा हुआ है, तो थोड़ी सी उसमें रंग डाल दें, थोड़ी सी अदाकारी कर लें कि हाँ जी पार्लियामेंट बड़ी सुप्रीम है, थोड़ा सा उसका मान रख ले। मतलब एक साबिक वजीर आजम चेयरमैन सेनेट एक ऑर्डर करता है और पूरी हुकूमत और इदारे मानते नहीं है, एंड इट्स बिजनेस एज यूजुअल। तो गिलानी साहब तो ठीक बैठे हुए हैं नाराज होकर, लेकिन ये बेनजीर भुट्टो दौर नहीं है, ये ज़हन में रखें। ठीक है जी, ठीक है। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।